बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड में जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको पता है ये आपका अपना प्रोग्राम है और आपके ही इसके अंदर जो हमारे पास सवालात आते हैं, जो आपकी तजावीज़ आती हैं, उसको शामिल करते हैं। हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे चाहेंगे कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और इसमें आपके मुतालिक की बात होती है जी। मईशत, हुकूमत और ज़राअत, इनका ताल्लुक़ आपको पता है कि बड़ा चोली दामन का है पाकिस्तान, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है। और क्या हो रहा है इसके अंदर मुल्क में वो हम आपको आगाह भी करते हैं। लेकिन इस हफ़्ते जो मालूमात आ रही हैं, जो सिलसिला हो रहा है, तो सबसे पहले उसके मुतालिक बात करना चाहूँगा। उसमें अहम फसलें जो इस सीज़न की हैं वो आपको पता है कि चावल और कपास की बात होगी। इसके साथ साथ अगले सीज़न में गंदम की क्या सिचुएशन है, गंदम का ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है, और इसके साथ साथ लागत पे क्या असरात आएंगे और फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है। इन चीज़ों पे आपके सवालात भी आज शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का फौरी आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि एक्सपोर्ट जो हमें होती है, जो कि हमारी लाइफलाइन है, जो कि $15 बिलियन की इंडस्ट्री है, वो है टेक्सटाइल की। और टेक्सटाइल का जो ताल्लुक़ है वो आपको पता है कि वो होता है किसान के साथ। किसान के पसीने से, उसकी मेहनत से ही ये सेक्टर पूरा चल रहा है। और इस सेक्टर के साथ इस साल अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर जो अभी असरात नज़र आ रहे हैं कि दो चीज़ें हो रही हैं, वो आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि हमारी पैदावार जो कि पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल बेहतर थी, 24% कम हो गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी जो मांग होती है तकरीबन 12.5 मिलियन बेल्स की होती है, जो अगर हम अपनी ये इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुख की बात है कि हम सिर्फ अभी रिपोर्ट जो रीसेंट आई है इस साल की, जो कि सैटेलाइट से और USDA की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सिर्फ हम 5.55 मिलियन बेल्स, यानी कि अपनी ज़रूरत का हम आधा भी नहीं लेके आ रहे, पैदा कर दे। क्यों, क्या वजह हुए, क्या हालात हुए हैं, उस पर आते हैं अभी। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसका जो एनालिसिस करना वो बड़ा ज़रूरी है। क्यों, ये सरकार ने इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या जिसे आप कहते हैं कि इमदादी कीमत का ऐलान किया हुआ है। क्या वो इमदादी कीमत मिल रही है? दुनिया में आपको पता है कॉटन इतनी ज़्यादा उसकी डाउनफॉल है, लेकिन मुल्क की ज़रूरियात अगर पूरी करनी है तो अगर उसको अपने इम्पोर्ट करके लाना है तो उससे बेहतर है कि आप मकामी किसान से ख़रीदें, ताकि आपको उसकी ना सिर्फ कि आपकी ज़रूरत पूरी हो बल्कि मुल्क की ज़रूरत पूरी हो और आपके डॉलर बचें। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि पिछले साल बहुत अच्छी पैदावार हुई, लेकिन जो सिचुएशन सिंध से ख़ुसूसन जो अर्ली वैराइटीज़ लगी थी उनके लिहाज से भी बीज अच्छा नहीं मिला। बीज जो था, और आपको बताऊं कि सिंध में ये अभी रिपोर्ट आई है कि 3.5 साल हो गए नया सीड कोई नहीं आया। यानी कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, उस पर हमने पैसा नहीं लगाया। हम ऊट पटांग किस्म की चीज़ों पर चले गए हैं। हम इंफॉर्मेशन की जो सिमिट्री है, जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है, उसको नहीं बढ़ने देते। उस वजह से आप देखें असरात कहाँ तक आ रहे हैं। तो दुनिया में अभी अमेरिका में उन्होंने एक ऐसी क्लाइमेट रेजिस्टेंट कॉटन का सीड बनाया है जो कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी उसकी बेहतरीन है। मतलब वो एक रिकॉर्ड उन्होंने किया है। इसके साथ साथ पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि इंडिया में उन्होंने क्लाइमेट रेजिस्टेंट, हीट टॉलरेंट ये सीड बनाए हैं जो कि कॉटन की पैदावार ज़्यादा करते हैं। हम मुकाबले की बात इसलिए करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, हम उसको रह के चलें आगे। तो पाकिस्तान में जी टेक्सटाइल की 2 लाख जो मज़दूर हैं उनका रोज़गार छिन गया है। उसमें क्या हुआ है कि रोज़गार छिनने से आपको क्या वजह है कि 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। उन फैक्ट्रियाँ बंद होने का मतलब क्या हुआ कि अब आपकी कॉटन की जो डिमांड है, जो कॉटन ग्रोथ था, और ज़्यादा उसको रखा हमें मसले मसाइल आ गए हैं। हमारी लाइफ लाइन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अब $15 बिलियन की इंडस्ट्री है। इसके अलावा इससे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉटन की प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं, उसको हमने क्या सोचा है, कोई पॉलिसी नहीं है। और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हुकूमती दावे थे जी कि हमने पंजाब में अपना टारगेट पूरा कर लिया है जी। जो कॉटन की जो कल्टीवेशन थी, आपको पता है 40% से ज़्यादा के रकबे कम पे हमारी काश्त हुई है। पंजाब जो 60-70%, भावलनगर, फोर्ट अब्बास, ये तमाम एरिया जितना भी साउथ पंजाब का है,
उसमें कॉटन लगती है, रहीम यार ख़ान, राजनपुर। अभी वहाँ पे क्या हुआ है कि एकदम तब्दीली आई, और उस तब्दीली से क्योंकि उनको गंदम के पैसे नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने कॉटन पे रिस्क नहीं लिया। वो तमाम लोग यहाँ गन्ने पे वापस चले गए या चावल पे चले गए। इसके मनफी असरात अब आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं। मैं केयर टेकर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था फरवरी में जी कि हम प्लान बनाया था इसके ऊपर, उस प्लान का क्या हुआ? कोई सवाल करेगा इसके ऊपर कि अभी हम फिर अपनी ही जो है वो मिट्टी में सर दे के शुतुरमुर्ग की तरह बैठ के रोएंगे कि जी जनाब ये हो गया और वो हो गया? तो मैंने कहा था आपको कि गंदम के ये गलत फैसले हुए हैं, इसका आगे इम्पैक्ट देखें, 3 फसलें डिस्टर्ब हो जाएंगी, और यही हो रहा है। तो ये जनाब कॉटन की सिचुएशन पे बहुत सीरियस कंसर्न। नेक्स्ट ये मूव करते हैं चावल के ऊपर। चावल की अभी फसल आने वाली है, उतर रही है। हम हाइब्रिड के ऊपर रो रहे थे कि उसकी पैदावार कम है, बीज अच्छा नहीं मिला, लोगों ने उसको उतार दिया, या लोग अब रो रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जो अच्छे बीज थे हमारे थ्रू भी गए, किसान दुकान से, किसान मददगार के थ्रू 1847 जैसे था, उसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा आया, तो वो बहुत अच्छा है। अब आगे आ जाती है ज़िम्मेदारी हुकूमत की और राइस एक्सपोर्टर्स की। तो वो राइस एक्सपोर्टर्स ने कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के लिए भी हामी भरी थी, उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं, और आपको उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपके सवालात आए हैं बहुत ज़्यादा, अभी जो हमारी तिल की सिचुएशन है उस पर भी आता हूँ, लेकिन पहले राइस को देखते हैं। इंडिया ने अभी, मैंने ये पहले बात की थी कि ये जो मार्केट है इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपीन, ये बहुत साउंड मार्केट है। नॉन बासमती मार्केट की पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इसको हम कैश कर सकते हैं। और अभी क्या हुआ है, दो चीज़ें, दो खबरें इंटरनेशनल। एक ये हुआ है कि इंडिया ने G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 2 लाख मेट्रिक टन चावल जो सा है उसकी जो बरामद है वो मलेशिया को करना शुरू कर दी है। गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ है ये। तो हमारा बिरादर मुल्क है मलेशिया, हमने ये चीज़ क्यों नहीं की, या हम कर सकते हैं। मैंने कहा था कि इंडोनेशिया एक ऐसी मार्केट है जिसको आप टैप करें। वहाँ पे फ़िलीपींस, इंडोनेशिया, ये तमाम जो हैं उनको टैप कौन कर रहा है। और एकदम से क्या हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारी ये अभी इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ऊपर जो 5% ब्रोकन राइस या 20% 25% ब्रोकन राइस के साथ जो कीमत चली गई है $574 पे, वो चली गई है वियतनाम का जो चावल है उसकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा जी कि इंडोनेशिया पहले कम ले रहा था, अब हमसे ज़्यादा ले रहा है। इसी तरह उन्होंने कहा जी फ़िलीपींस कम ले रहा था, अब हमसे ज़्यादा ले रहा है। तो उनका चावल जो है इस वक्त दुनिया में सबसे महंगा चला गया है। पाकिस्तान उनसे तकरीबन को $50 नीचे है। अब थाईलैंड उससे को $25 नीचे है। हमारा चावल सस्ता भी है, लेकिन हम क्यों नहीं उन मार्केट्स के अंदर ज़्यादा जा सकते? हमें जाना चाहिए। चाइना की मार्केट एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। अभी अच्छी बात यह है कि कीनिया की इन्होंने किया है। वो ममालिक अफ्रीकन कंट्रीज़, घाना हो गया, जो कि चावलों की उनको नॉन बासमती की ज़रूरत है, उनको साथ हम मिल के काम करें और उनके ऊपर उनको फराहम करें। इस वजह से क्या होगा कि फार्मर को रेट अच्छा मिलेगा। अभी क्या हुआ है, क्योंकि ये बंदोबस्त हुकूमती सतह पर नहीं हुआ, उस वजह से अभी चावल की जो प्राइस है वो डाउन है। और अभी सीज़न जब खुल रहा है, और ये सीज़न चलेगा, आपको पता है कि नवंबर दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि अब चावल जो लगा है वो अब लेट उतरेगा, नवंबर तक जाता है ये चावल। और सिंध के इलाके जो से वहाँ पे भी लग रहा है, पंजाब में भी लग रहा है, लगा हुआ है। अब इसकी जब हार्वेस्ट होनी है तो हार्वेस्ट का मतलब ये होगा कि उस वक्त क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगी। लेकिन इंटरनेशनली आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप होल्ड करते हैं तो ये बेहतर होगा। अभी आप देखें कि गंदम में क्या होगा। गंदम पिछले हफ्ते में मेज़ की कीमत के अंदर छक्के लगे हैं लोगों के। एक रात के अंदर, जो जुम्मा हफ्ते की रात थी, जुम्मे को लोगों ने 2200 का था रेट, एकदम वो 2600 से 2800 पे चला गया मेज़ का। यानी कि पहली दफ़ा हुआ कि उस टाइम गंदम जो थी वो कम कीमत पे हो गई, और मेज़ यानी कि मकई जो है वो हमारी ऊपर चली गई। तो वो जिन्होंने होल्ड किया था, जो उनको अब फायदे न्यारे हो गए, मिडल मैन पैसे कमा रहा है। अब वही काम अब गंदम में होने लगा है। गंदम मुस्तहकम हो रही है, गंदम अब ऊपर जाना शुरू। मैंने कहा था कि ये सितंबर अक्टूबर में आप देखिएगा कहाँ जाएगी, और यही सिलसिला रहता है और यही हम करते हैं। तो जी चावल की कीमत अगर आप अभी तक सोचें, रोक के रखें। इंटरनेशनल प्राइस अगर वियतनाम की गई है ऊपर,
और वो जो मंडियों को हम देख रहे हैं, बेशक यूएस के स्टॉक्स ऊपर हैं, लेकिन उसकी डिमांड इंटरनेशनल अगर हम देखें तो 2-3% कम है। फूड सिक्योरिटी दुनिया भर में ये एक खुराक का बुनियादी जुज़ है। उसको देख के अब इंशाल्लाह कीमतें बेहतर होंगी, लेकिन दोबारा वही है कि हमारी स्टेट लेवल की पॉलिसी नहीं है। अगर तो एक्सपोर्ट जैसा पिछले साल हुआ, कीमतें किसानों को भी अच्छी मिली, पैसे भी मिल लगे, लेकिन अभी वाला हाल जो है ना वो अच्छा नहीं है, जैसे गंदम में हुआ है, मकई में हुआ था। तो इस सिचुएशन पे हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। अगली खबर जी तिल पे आते हैं। तिल के अंदर, तिल में भी अब ये सिचुएशन है कि अब हार्वेस्ट उस पर जा रहा है और रेट कम हो रहा है, लेकिन तिल वालों के लिए अच्छी बात यह है कि अभी पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया था चीन में, और वो सूबा जहाँ पे कि 20% उसकी डिमांड होती है टोटल चाइना की, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया है। वहाँ से बड़े अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादातर जो आता है साउथ अफ्रीका, इंडिया से वो लेते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान का बहुत कम अमल दखल है, लेकिन पाकिस्तानी फार्मर के लिए कम से कम वहाँ पे बहुत अच्छा 2 लाख मीट्रिक टन तक की मार्केट वहाँ एग्जिस्ट करती है। उसको देने के लिए हमें ये करना चाहिए। और कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग पे जिन लोगों ने हमसे काम किया था, उन लोगों को अब हमने एंगेज किया हुआ है। जो प्राइस आएगी उस पर एक ख़ास बेस प्राइस है, उसके साथ हम उसको लेके चलेंगे। सेम काम हम टमाटर में कर रहे हैं, सेम काम हम चिलीज़ में कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग ही एक बेहतर तरीका है जिसमें कि रिस्क कवर हो सकते हैं, फार्मर को एक अच्छी उसकी बुनियादी जो सी है वो ज़रूरत पूरी की जा सकती है। तो तिल वालों के लिए ख़ास पैगाम है जी, अपने तिल की हिफाजत करें। आप अपना अच्छा तिल जो है उसकी आफ्टर हार्वेस्ट उसकी देखभाल करें, वो उसका रंग ख़राब ना हो, उसकी जो है वो डैमेज ना हो। अगर तो ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपको अच्छे रेट मिलेंगे, और ये रेट इंशाल्लाह बेहतर होंगे। क्योंकि एक्सपोर्टर्स अब गए हैं। थोड़ा सा पाकिस्तानी कौंसल खाने ने वहाँ पे इस काम में बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने वहाँ मीटिंग्स करवाई हैं, जिससे कि मैं उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में चाइना के लिए कंसाइनमेंट्स यहाँ से जाएंगी और उसके ऑर्डर्स भी आएंगे। अभी भी हमें कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है हमारे साथ, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक्सपोर्ट में उनको ये तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब जी आते हैं आपके सवालों की तरफ, और बड़े अच्छे सवाल भी लोगों ने किए हैं, आए हैं, और मुझे खुशी होती है जब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं तो बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आती है, हमें भी तसल्ली होती है कि आपकी जो चीज़ आप गौर से सुनते हैं और आप हमें इस काबिल समझते हैं कि आप अपने जो मसाइल हैं उनका मदावा करने के लिए हमसे रब्ता करते हैं। तो ये प्रोग्राम में आगाज़ करते हैं अब आपके सवालों का। पहले जी ये एक सवाल है, जेड खान साहब हैं, इन्होंने कहा है कि इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग प्लीज़ एडवाइस। जी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के मतलब एक सेपरेट वीडियो मैं करूँगा इसके पूरी डिटेल्स के साथ, पहले भी की हैं, लेकिन एक नई अब वीडियो के आगे क्या सिचुएशन आती है उसके मुताबिक, और आपको कैसे इसको लेके चलना है, तो वो आप ज़रूर इसको देखिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जी, मैं मियाँ चन्नू से एक रिहायशी हूँ। इस माह के आखिर में 10 एकड़ रकबा फारिग हो रहा है, कौन सी फसलें लगा सकते हैं? ये मोहम्मद नवीद साहब हैं जी मियाँ चन्नू से। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। 10 एकड़ रकबा, जी आप छोटे काश्तकार हैं, मैं आपको समझ सकता हूँ। तो उम्मीद आपको अगर रकबा खाली हो रहा है तो अगस्त में जो सब्ज़ियाँ आपको लगती हैं वो कुछ लगा लें और बाकी छोड़ दें। कुछ लाइफ स्टॉक आपके पास होगा, 1-2 एकड़ में अगर लाइफ स्टॉक के लिए अपना कोई आप चारा लगाना चाहें तो वो ज़रूर लगाएं। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी ज़मीन को थोड़ा रेस्ट भी दें, ज़मीन की जो तैयारी है उसमें सॉइल की हेल्थ उसको बहुत ख्याल रखें, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंदम लगा सकते हैं, या फिर आप ये है कि आप क्योंकि मियाँ चन्नू से आपका ताल्लुक़ है तो अगर आप यहाँ पे मकई वगैरह लगाना चाहते हैं तो ज़रूर उसके लिए भी तैयारी करें। लेकिन उस दौरान क्योंकि वो जनवरी में लगेगी और अभी आपके पास 3 महीने हैं, तो उस लिहाज से अपनी सब्ज़ियाँ, या इसे हम क्या कहते हैं कवर क्रॉप कहते हैं, कि आप उस जानवरों के लिए ज़मीन को छोड़ दें और उनकी वहाँ पे कुछ एरिया के अंदर वो काम आप कर सकते हैं। यही सवाल बुदेवाला से हैं तल्ला साहब, इनका सवाल है जी कि वो कह रहे हैं जी मैंने मेज़ की काश की है, इसके बाद मैं क्या काश करूं? मैं जनूबी पंजाब से बुदेवाला से हूं, प्लीज़ प्लान बता दें आगे का। जी आगे जनाब, यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है इसको देखते हुए बुदेवाला में बड़ी अच्छी कपास की पैदावार भी होती है, लेकिन क्योंकि अभी वो नहीं है
तो आगे आप अगर देखें हालात को, तो उस लिहाज से अगर मेज़ आपने लगा दिया है और आप अगर चावल पे जाना चाहते हैं तो चावल लगा सकते हैं, अगर आप रकबा लिख देते और उस लिहाज से देखते। इसके साथ साथ आपसे ये गुंजाइश है कि आगे आप अगर कैनोला और सरसों के ऊपर भी जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं। गंदम उगाना चाहते हैं, गंदम भी उगाएं, क्योंकि गंदम के रेट्स इंटरनेशनल मार्केट देखते हुए आप अपनी ज़रूरत भी पूरी करें, फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ये जावेद बलोच साहब ने झंग से हमें सवाल किया है जी, इनका आया था सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि अगले सीज़न में गंदम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, कितनी लगानी चाहिए, क्या प्राइस तक कर सकते हैं, गंदम नहीं लगाते तो किस ऑप्शन की तरफ किसान जाए ताकि इसको कुछ प्रॉफिट मिल सके जी। झंग आपको मालूम है, झंग में 11 लाख एकड़ का रकबा है जी झंग का। अब मुझे नहीं पता आपकी कौन सी तहसील है, लेकिन उसको देखते हुए क्या हमने उसकी जो ज़मीन है उसके साथ हम अगर देखें तो मुझे आपने बताया नहीं कि गंदम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ये आप सवाल तो किया, लेकिन अभी आपने क्या लगाया है? अगर आपने अभी चावल लगाया था और उसके ऊपर आप डिपेंडेंट थे तो फिर बात और है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि गंदम के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन यहाँ आपने देखा देखी इसके ऊपर काम किया है। ये मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दिया करें ताकि हम उसको देखें कि आपको उसके मुवाफिक जो है आपको जवाब दिया जा सके। इसके साथ साथ झंग में जनाब गन्ने की काश्त भी होती है, बिल्कुल वो वहाँ पे काफ़ी हद तक वहाँ पे है, लेकिन हमने प्रॉफिटेबल चीज़ें जो सी हैं वो करनी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए अगर बात की जाए तो झंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉटन के लिए बेहतर एरिया था पहले, लेकिन आगे के जो हालात नज़र आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि गंदम आपको उगानी चाहिए। अगर आप बता देते कि कितने एकड़ पे लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं, मुझे पता है वहाँ पर मकई इतनी ज़्यादा ग्रेन के लिए नहीं होती, चारे के लिए होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास दीगर जो फसलें हैं उनके लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं उस एरिए को। तो दरख्वास्त यही है कि आप उसमें ये जो आपका बेल्ट है, अगर क्योंकि झंग मैंने कहा 11 लाख एकड़ वहाँ पर टोटल ज़रई अराज़ी है, और उसमें अगर बात करें तो उस लिहाज से कि आपकी जो ज़रूरियात हैं उसको देखते हुए मैं ज़्यादा बेहतर आपको बता सकता था, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप बता दें, लेकिन मेरा एक गैस है, ठीक है, इसमें अगर आपसे दरख्वास्त यही होगी कि आप अगर ये ऑयल सीड की तरफ चले जाएँ वहाँ पे एरिया के लिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से इसमें मजमूई तौर पर प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर रहती है। तो ऑयल सीड में आपका मेरा मकसद ये है कि कैनोला, सरसों, सूरजमुखी ये तमाम आते हैं जो अगले सीज़न में आपके पास आएंगे, लेकिन गंदम के साथ साथ इनको भी इनकी भी तजवीज़ दी जाती है। मुजम्मिल साहब हैं जी, तारीफ़ की आपने, बहुत शुक्रिया, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, आपकी मेहरबानी है जनाब, आप बहुत से सुनते हैं हमारा प्रोग्राम, थैंक यू। मुनव्वर साहब हैं, इन्होंने कहा जी गर्मियों वाले प्याज के फर्टिलाइज़र प्लान बता दें। तो आपसे दरख्वास्त है जी हमारी ऐप पे आप चले जाएँ, वहाँ पे तमाम मालूमात दी हुई हैं, आप किसान मददगार से रब्ता भी कर सकते हैं, और आप अगर जब भी सवाल भेजते हैं तो अपना इलाका ज़रूर बताएँ, अपनी एकरेज जो है वो बताएँ जहाँ पर आप लगाना चाह रहे हैं, और ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मदद दे सकें, और ये थ्रू आउट रहे सिलसिला। हमारा किसान मददगार का जो प्लेटफॉर्म है उसका मकसद ही ये है कि आपकी सवालों के जवाब जो उनसे हैं वो तफसीलन भी बताएं और आपको इसमें बढ़ा पूरे सीज़न में आगाह भी करें आपको जो मसाइल आ सकते हैं उस पर। अच्छा, ये एक लास्ट सवाल जो है ना, ये वकास रब्बानी साहब का एक सवाल आया था कुछ दो हफ्ते पहले, तो मैंने इसको इसलिए स्पेशल एंड में आज शामिल किया जी। उनका है कि भाई लास्ट ईयर 20 एकड़ काश्त की थी, इस साल 10 एकड़ की काश्त कर सकता हूँ, वो भी जानवर सेल करके काश्त की काबिल हुआ हूँ। 10 एकड़ ज़मीन खाली रखी हुई है क्योंकि गंदम को सेल करके ख़र्चा भी वापस नहीं आया। अब कॉटन भी 7,000 पर मन सेल हो रही है, जबकि यूरिया DAP की रेट आपके सामने है। हर 10 दिन बाद 20,000 स्प्रे का ख़र्चा आता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि सारी ज़मीन सेल करके फैमिली के साथ किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाऊँ। मैं बड़ा ही एक यकीन करें हौसले वाला बंदा हूँ। अब तक पानी सर से ऊपर जा चुका है। ये बहुत ही एक उनका मैसेज था। मैं सिर्फ इसलिए इसको शामिल किया कि हमें पुरुमीद रहना चाहिए जी। अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि किसान ने ही इस मुल्क को चलाया है और वही चला रहा है। हम तमाम सेक्टर जो भी देख लें, ये एग्रीकल्चर कंट्री है, मुल्क में हमारी वो ग्रोथ नहीं हुई। हमारा 1980 के दौरान 50% रकबा जो था वो
काश्त का रकबा था, अब हम 47% पे आ चुके हैं, यानी कि 3% कम हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अर्बनाइजेशन है। आबादी 1980 के मुकाबले में अब हमारी 2024 में तकरीबन 50% बढ़ चुकी है, लेकिन ना रकबा बढ़ा है। तो इसमें और ज़्यादा कितनी ज़रूरत आ जाती है किसान की या ज़राअत की, क्योंकि इकोनॉमिक पिलर इसके ऊपर खड़ा हुआ है। और इकोनॉमिक पिलर मैंने जैसे बताया, आपने ख़ुद भी आज में आगाह किया कि कॉटन का एक जो कह लें कि ज़लज़ला आने वाला है। हमें नज़र आ रहा है कि हमें पैसे हमारे पास हैं नहीं, डॉलर 5.5 मिलियन जो बेल्स हैं वो हमारी पैदावार है, 12.5 हमें चाहिए। 7 मिलियन बेल्स कहाँ से आएंगी? कहीं से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो एक्चुअल ये है कि क्योंकि हमने किसान का हक मारा, हक किसी का अगर मारेंगे तो वो क्या होगा कि वो आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो एंड में जनाब, मैं इस बहुत ही मुश्किल सवाल था ये, लेकिन आपको ये हमारी सजेशन भी है, एडवाइस भी है, दरख्वास्त भी है कि आप दिल छोटा ना करें। इंशाअल्लाह हम मिल के इसको बेहतर करते हैं, क्योंकि ये एक कार खैर है। वरना यहाँ भूख, नंग, इफलास, ये अगर आप लोगों ने काम छोड़ दिया तो यहाँ पे उसका राज होगा। इस पे हाल पाकिस्तान के ऐसा हाल नहीं करना, हमने आगे बढ़ना है। इसके साथ ही आपकी सवालों का बहुत शुक्रिया, इनको भेजते रहें, हमें आपसे हौसला भी मिलता है और हमें इसकी एक हौसला अफजाई भी होती है कि प्रोग्राम में आपकी शिरकत हमारे लिए बाइस इफ्तिखार भी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।